हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगैन टू दक्षिणाश ई क्लासरूम चैनल। है ना। होप आप लोग अच्छे होंगे अपने घरों में और जम के पढ़ रहे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। एंड हम लोग आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप डेडिकेटेड होकर पढ़ें एंड हम लोग जितना एफर्ट डाल रहे हैं आप उससे डबल टाइम्स ट्रिपल टाइम्स एफर्ट डालें, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके करियर के लिए। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें, मेहनत करें एंड रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। ठीक है, अभी तक हमने 3 लेक्चर्स के बाद पढ़ा है और 3 लेक्चर्स में हमने पहले लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, दूसरे लेक्चर में हमने कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन किया था, तीसरे लेक्चर में हमने कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन किया था। तो इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो जब तीसरा लेक्चर हुआ था तो मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, है ना, कुछ रिएक्शन दिए थे जो बोला गया था कि आप उनको करिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो उन्हीं क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने जो आपको दिया था, वो क्वेश्चन दिया था मैंने फर्स्ट आपको कि आपके पास है Na2B4O7 और इसका रिएक्शन आप करवा रहे हो Na2CO3 के साथ। आपको बताना था कि इसमें प्रोडक्ट क्या बनेंगे, है ना, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, आपको इस बारे में बात करनी थी। ठीक है, अब इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, तो जब मैंने Na2B4O7 आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था इसको 2 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। 2 पार्ट्स कैसे होंगे, एक हो जाएगा 2B2O3 व्हिच इज एन एसिड और एक हो जाएगा Na2O व्हिच इज अ बेस। ठीक है ना, इन 2 पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2B2O3 और Na2O। जब आप Na2CO3 की बात करते हो तो इसको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये डिकम्पोज नहीं हो रहा बट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इसमें भी एक एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है। बेसिक पार्ट है Na2O और एसिडिक पार्ट है CO2। जब एसिडिक पार्ट रिएक्ट करेगा तो CO2 इज अ गैस, है ना। CO2 क्या है, गैस है, और अगर CO2 गैस है तो CO2 गैस बन के उड़ जाएगा। अब अगर आप सॉल्यूशन में देखें तो सॉल्यूशन में आपके पास 2 एसिडिक पार्ट्स हैं और 2 बेसिक पार्ट्स हैं। तो ये एसिडिक पार्ट बेसिक पार्ट से रिएक्ट कर सकता है ना। तो एसिडिक पार्ट बेसिक पार्ट से रिएक्ट करेगा। अब ध्यान समझिए क्या बनेगा, आपके पास है B2O3, है ना, आपके पास क्या है, B2O3 प्रेजेंट है। अब ये जो B2O3 है, B2O3 रिएक्ट कर रहा है O2- से, है ना। अब ये B2O3 जब O2- से रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा B2O4 2-, है ना। अब इसको इस फॉर्म में तो नहीं लिखते, हम थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या फॉर्म में लिखते हैं हम इसको, BO2-, इस फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो 2BO2-, व्हिच मींस एक B2O3 जब Na2O के साथ रिएक्ट करेगा, एक Na2O के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 2 BO2- बनाएगा, है ना। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि हमारे पास NaBO2 बनेगा। क्या बनेगा, NaBO2 बनेगा। अब जब NaBO2 बना तो कितने सोडियम यूज हुए, हमारे 4 सोडियम यूज हुए, और कितने बोरॉन है, 4 बोरॉन है। तो यहां पर क्या लिख दूंगा, 4 NaBO2। क्या लिख दूंगा मैं यहां पर, 4 NaBO2। तो मेरे पास कंपाउंड क्या बन गया, 4 NaBO2। साथ में एक गैस रिलीज हुई, कौन सी गैस रिलीज हुई बेटा, CO2 गैस रिलीज हुई। कौन सी गैस रिलीज हुई है, CO2 गैस रिलीज हुई। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब मैंने बोरैक्स का रिएक्शन Na2CO3 के साथ करवाया तो हुआ ये कि जो बोरैक्स में एसिडिक पार्ट था और बेसिक पार्ट था, इसने Na2CO3 के एसिडिक पार्ट तो गैस फॉर्म में उड़ गया, लेकिन बेसिक पार्ट से रिएक्ट कर लिया। जब बेसिक पार्ट रिएक्ट किया तो B2O3 ने सारा का सारा B2O3 को कौन खा गया, सारा का सारा बेसिक पार्ट। तो B2O3 और मतलब एसिडिक, Na2O मतलब बेसिक, एसिड और बेस में रिएक्शन हुआ, एक सॉल्ट बन गई जो बोलते हैं मेटाबोरेट। कौन सी सॉल्ट बन गई, मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट सॉल्ट बन गई आपकी, और CO2 गैस इवॉल्व हो गई। तो इस चीज को ध्यान से रखिएगा कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि एसिडिक पार्ट बेसिक पार्ट से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। कितना एसिडिक पार्ट है, कितना बेसिक पार्ट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह सिमिलर था, है ना। बस उसमें एक चीज डिफरेंट थी, देखते हैं उसमें क्या है। देखिए ध्यान से कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था कि आपके पास है Na2B4O7 reacts with CaCO3, है ना। ये क्वेश्चन दिया गया था आपको और आपसे पूछा गया था कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगेन वही चीज वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करके क्या आएगा, यहां पर आएगा 2B2O3 और साथ में क्या आ जाएगा, Na2, है ना। ये आएगा कि नहीं आएगा, 2B2O3 और Na2O आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर आ गया B2O3। अब जब CaCO3 को ब्रेक करेंगे तो CaCO3 को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए, आप क्या आ जाएगा, CaO और CO2। अब CO2 तो गैस बनके उड़ गया, CO2 क्या हो गया, गैस बनके उड़ गया। तो आपके पास 2 बेसिक है, 2 एसिडिक पार्ट है, 2 एसिडिक पार्ट है, B2O3 इज एन एसिडिक ऑक्साइड, और 2 बेसिक पार्ट है, एक ये वाला और एक ये वाला। अगेन वही रिएक्शन, लेकिन उसमें सिमिलर बेसिक पार्ट्स थे, इसमें डिफरेंट बेसिक पार्ट, बट बेसिक ऑक्साइड्स तो उतने ही हैं, O2- यहां भी प्रेजेंट है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर एक B2O3, 2B2O3
ठीक है, will react with 2B2O3, 1B2O3 will react with O2 minus and form B2O4 2 minus which can be written as 2BO2 minus। लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं हम, है ना। और दूसरा भी B2O3 रिएक्ट करेगा, वो किससे रिएक्ट करेगा, वो अगेन O2 माइनस से रिएक्ट करेगा, O2 माइनस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा B2O4 2 माइनस और फिर क्या बना देगा 2BO2 माइनस। मतलब सिमिलर चीज बनी, मेटाबोरेट बना, लेकिन इसमें काउंटर आयन दोनों के डिफरेंट होंगे। काउंटर आयन क्यों डिफरेंट होंगे, अब देखिए हमारे पास सोडियम पड़ा है, हमारे पास कैल्शियम पड़ा है, उधर तो दोनों में सोडियम था, इधर भी सोडियम था, इधर भी सोडियम था, तो बैलेंस हो गया। लेकिन यहां पर क्योंकि दोनों काउंटर आयंस डिफरेंट हैं तो यू नीड टू रिप्लेस देम विद काउंटर आयंस। यहां पर काउंटर आयंस डिफरेंटली बिहेव करेंगे। तो मान लीजिए यहां पर सोडियम लगता है तो सोडियम का चार्ज कितना होता है +1, तो ये तो सिंपल बैलेंसिंग हो जाएगी कि यहां पर आप सोडियम लगा दो, Na लगा दो और यहां से नेगेटिव हटा के बाहर पे 2 लगा दो, तो सिंपल वाला हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ दिक्कत आ जाएगी, क्यों, क्योंकि कैल्शियम पे चार्ज होता है +2, इस पे चार्ज है -2, व्हिच मींस ये ऐसा नहीं बनेगा। ये किस तरह से बनेगा, कैल्शियम कुछ इस तरह से ये बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास 2NaBO2 प्लस CaBO2 का होल ट्वाइस। दिस विल बी द प्रोडक्ट, ठीक है ना। बस काउंटर आयन डिफरेंस है, मेटाबोरेट दोनों में वही बना है, मेटाबोरेट का अमाउंट कितना है, दोनों में सेम है, बट द काउंटर आयंस आर डिफरेंट, देयरफॉर द कंपाउंड्स आर डिफरेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था क्या था आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया था कि आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था कि आपके पास है Na2B4O7, है ना, आपके पास ये कंपाउंड है, ठीक है, और इसको आप डाल रहे हो पानी में। किस में डाल रहे हो, पानी में, है ना। तो जब पानी में डालोगे तो क्या बनेगा H2O, वाटर में यू डिसॉल्व इट इन वाटर, क्या बनेगा। अब मैंने आपको बहुत स्पेसिफिकली एक चीज समझाई थी पिछले लेक्चर में, मैंने ये बात समझाई थी कि बोरॉन को के कंपाउंड को कभी भी पानी में डालो तो क्या बनता है, बोरॉन के किसी भी कंपाउंड को पानी में डालो तो बनता है H3BO3। क्या बनता है, H3BO3। तो बोरॉन के कंपाउंड ने तो बना दिया H3BO3, लेकिन सोडियम बच गया, तो सोडियम क्या बना देगा, एक एसिडिक पार्ट बना, तो क्योंकि ये सॉल्ट है तो पानी में डालोगे तो एक एसिडिक पार्ट बनेगा और एक बेसिक पार्ट बनेगा। यहां पर एक बेसिक पार्ट बन जाएगा क्या, NaOH। अब ध्यान से समझिए, H3BO3 के बारे में हमने एक स्पेसिफिक बात की थी, H3BO3 खुद में एसिडिक नहीं है, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, व्हिच मींस अगर इस सॉल्यूशन को मेरे को न्यूट्रलाइज करना है, अगर इस सॉल्यूशन को मेरे को न्यूट्रलाइज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले रहा हूं और एसिड नहीं ले रहा, तो इसके सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को उसमें डालना पड़ेगा H+। क्या डालना पड़ेगा, H+। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इस तरह से कि आपके पास बोरैक्स है, बोरैक्स को आपने पानी में डिसॉल्व किया, हाउ डू यू न्यूट्रलाइज दैट सॉल्यूशन, कैसे न्यूट्रलाइज करोगे उस सॉल्यूशन को। द ओनली वे टू न्यूट्रलाइज दैट सॉल्यूशन इज एडिंग H+। व्हाई, बिकॉज़ दिस इज अ वीक एसिड and also not an acid in its old sense, because when it dissolves in water then it gives H+. So it is not an acid in its own sense, but this is a very strong base, and strong base को neutralize करने के लिए क्या डालना पड़ेगा आपको, acid डालना पड़ेगा। So you need to add acid in it to neutralize this solution। ये बात याद रहेगी आपको, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया था कि आपके पास है Na2B4O7 और उसका रिएक्शन हो रहा है CrO3 के साथ। आपको बताना था क्या कंपाउंड बनेगा, है ना, आपको ये बताना था क्या कंपाउंड बनेगा। अब अगेन वही चीज दोबारा रिपीट, सेम चीज आपको देखनी पड़ेगी। इस चीज को समझिए कि यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास है 2B2O3 और यहां पर आपके पास क्या है Na2। ये पूछ रहा है इसके साथ रिएक्शन करना है, तो ये क्या है, वैसे तो हमें दिखने में मेटल लग रहा है, दिस इज मेटल, Cr इज अ मेटल, राइट, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक, तो ये तो बेस की तरह बिहेव करना चाहिए, उससे रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पर एक थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है उस चीज को समझिएगा कि किसी भी मेटल की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा है फॉर एन ऑक्साइड, किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +4 से ज्यादा है फॉर एन ऑक्साइड, देन इट बिहेव्स एज अ एसिड। कैसे बिहेव करता है वो, एज एन एसिड। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मेटल ऑक्साइड है हमारे पास, है ना, मेटल ऑक्साइड है और इसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से ज्यादा है, देन इट बिहेव्स एज एन एसिड। कैसे बिहेव करेगा, एज एन एसिड, है ना, देन बिहेव्स एज एन एसिड। तो यहां पर दिस
is behaving as an acid. This is behaving as an acid. CrO3 कैसे behave कर रहा है? As an acid behave कर रहा है. अब अगर acid है तो किसको खाना पसंद करेगा? किसको खाना पसंद करेगा? बेस को खाना पसंद करेगा. डेफिनेट सी बात है, अगर एसिड है तो इट विल ट्राई टू रिएक्ट विद, और इट विल रिएक्ट विद बेस. एसिड एसिड से रिएक्ट तो करेगा नहीं, तो एसिड विल रिएक्ट विद बेस. अगर ये एसिड है तो ये किसके साथ रिएक्ट करना चाहिए? बेस के साथ. अगर ये बेस के साथ रिएक्शन होता है तो बेस और एसिड में जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? बेस और एसिड में रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट. और अगर सॉल्ट बनता है तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट का बनता है? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे ये प्रेजेंट है. राइट? ये बात समझ आती है कि नहीं आती है? कि जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे आपका मेटल प्रेजेंट है या सेंट्रल मेटल प्रेजेंट है, उसी ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या बनता है? सॉल्ट. तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो बनेगा सॉल्ट. और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट वाला? जिस ऑक्सीडेशन स्टेट पे वो ओरिजिनली प्रेजेंट होता है, बिकॉज़ देयर इज नो ड्रॉप इन ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देयर इज नो राइज इन ऑक्सीडेशन स्टेट व्हेन देयर इज एसिड बेस रिएक्शन टेकिंग प्लेस. ठीक है? तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे Na2CrO4. क्या बनाएंगे? Na2CrO4. ये बात समझ आती है नहीं आती है? तो इन दोनों ने रिएक्ट किया, एसिड ने रिएक्ट किया, बेस ने रिएक्ट किया, बना दिया Na2CrO4. और मेरे पास क्या बच गया साथ में? Br2O3. ठीक है? तो B2O3 साथ में मेरे पास, B2O3 साथ में मेरे पास बच गया. ठीक है ना? दिस विल बी द कंपाउंड जो हमें बनेगा. ठीक है ना? कैसे बना? आपने ये देखा कि Na2CrO4 बन गया, साथ में क्या बन गया? B2O3 बन गया. ठीक है? ये बात समझ आती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. जो हमने लास्ट क्वेश्चन की बात करती है उसमें, है ना? क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था. क्वेश्चन नंबर 5 में हमने पूछा था कि आपको B2O3 से H3BO3 कन्वर्ट करना है. कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब जनरली हमारे दिमाग में आएगा पानी डाल देते हैं, क्योंकि बोरॉन का कंपाउंड है तो पानी डाल देते हैं. लेकिन बेटा एक बेसिक सी चीज मैंने जो आपको बताई थी कि बोरॉन B2O3 डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर. इफ इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर यू कैन नॉट फॉर्म H3BO3 बाय एडिंग वाटर टू इट. राइट? ऐसा नहीं पॉसिबल है. विच मींस यहां पर कुछ ना कुछ ट्विस्ट आएगा, यहां पर कुछ ना कुछ चेंज आएगा. तो पहले इस कंपाउंड को चेंज करने की कोशिश करते हैं. अब ये कंपाउंड कैसा है? ये कंपाउंड है एसिडिक. अब एसिड डालोगे तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्या बेस डालने पे रिएक्ट कर सकता है? बिल्कुल, बेस डालने पे रिएक्ट कर सकता है. तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले थोड़ा सा लालच दूंगा, थोड़ा सा लालच दूंगा, इसको थोड़ा सा घुमाऊंगा, थोड़ा रिएक्शन को घुमाऊंगा. लालच किस तरह से दूंगा? लालच इस तरह से दूंगा कि बोलूंगा चलो ठीक है तुम पहले बेस बन जाओ, क्योंकि डायरेक्टली तो रिएक्ट करेगा नहीं. ये मना कर रहा है, ये मना कर रहा है कि मैं पानी से रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं H3BO3 नहीं बनाऊंगा, साफ मना कर रहा है. तो अब इसको थोड़ा सा लालच देंगे, थोड़ा सा डिफरेंट पाथ से लेके जाएंगे, है ना? तो अब डिफरेंट पाथ में क्या होगा, मैं इसमें ऐड कर दूंगा बेस. अब बेस के साथ, क्योंकि ये एसिडिक है, क्योंकि ये क्या है एसिडिक है, तो बेस के साथ इसको क्या करना पड़ेगा? रिएक्ट करना पड़ेगा, है ना? तो एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्म्स सॉल्ट. कौन सी सॉल्ट है बेटा? सोडियम मेटाबोरेट. कौन सी सॉल्ट है? सोडियम मेटाबोरेट, है ना? इस तरह से रिएक्ट करना पड़ेगा. ये तो हो गया इसका सोडियम मेटाबोरेट बन गया. अब बात आती है कि अब इसको अगर मैं पानी में डालूं या डाइल्यूट HCl में डालूं तो क्या ये बना सकता है? बिल्कुल ये बना सकता है. क्यों? क्योंकि कहीं भी ये नहीं लिखा कि सोडियम मेटाबोरेट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर. ये जरूर लिखा है या ये जरूर होता है कि B2O3 डज नॉट रिएक्ट विद वाटर बट सोडियम मेटाबोरेट डज रिएक्ट विद वाटर. तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? H3BO3. तो B2O3 बनाने का, B2O3 से H3BO3 बनाने का तरीका क्या है? यू नीड टू टेक अ डिफरेंट पाथ. आपको बहुत डिफरेंट पाथ लेना पड़ेगा, सेम पाथ नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होता. तो हम एक डिफरेंट पाथ लेते हैं जहां पर हम B2O3 को एक डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं और फिर वहां से लेके जाते हैं आपके एसिड तक. ये बात समझ आती है कि नहीं आती? ठीक है, ये बात क्लियर है कि नहीं? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है. चलिए, ये तो हो गया बेटा लास्ट क्लास के क्वेश्चंस जो हमने आपको दिए थे, है ना? होपफुली आपको समझ आए. ठीक है, नहीं आए तो एक बार दोबारा देखिए एंड क्लियर हो जाएगा रिएक्शंस. ठीक है ना? कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़िएगा जो आपको कॉन्सेप्ट पिछली क्लास में करवाएगा. अब बात करते हैं आज के लेक्चर की. तो ये तो क्वेश्चन हो गए. नेक्स्ट, अब हमने बोरॉन कंपाउंड्स के बारे में बात सबने कर ली है. ठीक है, अब बात करेंगे हम एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में, है ना? कुछ एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स के बारे में बात कर रहे थे. एल्यूमिनियम को अकेले छोड़ना है. ठीक है, तो एल्यूमिनियम कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ एल्यूमिनियम के बारे में हम बात करते हैं. कैसे बात करेंगे? ठीक है, अब जब एल्यूमिनियम कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला दिमाग में हमारा आता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम इज, पहला दिमाग में हमारा आता है Al2O3. वेरी फेमस कंपाउंड. ठीक है ना? वेरी फेमस कंपाउंड Al2O3. ठीक है,
इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग है, ठीक है, ओर्स की फॉर्म में अलग मिलता है, तो हम दोनों सब की बात करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म की, है। तो Al2O3 की स्ट्रक्चरल फॉर्म 3 टाइप से है, अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है, 3 टाइप में होती है, अल्फा फॉर्म होती है, बीटा फॉर्म होती है और गामा फॉर्म होती है। ये 3 फॉर्म्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब जब अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा फॉर्म क्या है, वो एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है, ठीक है ना, वो एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है। बोथ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, एसिड में भी रिएक्शन होता है और बेस से भी रिएक्ट करेगी, दोनों से रिएक्ट करेगी, एंड देयरफॉर अल्फा फॉर्म इज आल्सो नोन एज एम्फोटेरिक फॉर्म। हम एम्फोटेरिक बात करते हैं ना, एल्यूमिनियम Al2O3 की बात करते हैं कि वो एम्फोटेरिक है, तो एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो वो वही फॉर्म है, अल्फा फॉर्म है, जो एसिड से भी रिएक्ट करती है और बेस से भी रिएक्ट करती है। अब बात करते हैं हम बीटा फॉर्म की, किसकी बात करेंगे, बीटा फॉर्म। तो जब बीटा फॉर्म की हम बात करते हैं तो बीटा फॉर्म इज फाइब्रस, कैसी है, फाइब्रस, ठीक है, कैसी है, फाइब्रस, ठीक है, हीट रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, ठीक है, और इट इज यूज्ड इन एस्बेस्टॉस शीट। कैसे यूज किया जाता है, एस्बेस्टॉस शीट्स में, क्या यूज किया जाता है, एस्बेस्टॉस शीट में, ठीक है। तो आपके पास Al2O3 है, उसको 3 पार्ट्स में है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा वाली फॉर्म एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करती है, therefore it is known as amphoteric. बीटा वाली फॉर्म इज fibrous and does not, it is a heat resistant and it is used in asbestos sheet, वहां यूज करती है। अब आती है आपकी गामा वाली फॉर्म। जो गामा वाली फॉर्म है बेटा, गामा वाली फॉर्म में क्या है कि गामा वाली फॉर्म एसिड से तो रिएक्ट नहीं करती, गामा वाली फॉर्म एसिड से रिएक्ट नहीं करती है, लेकिन बेस से रिएक्ट करती है। बेस से क्या करती है, रिएक्ट। एसिड से रिएक्ट नहीं करती, लेकिन बेस से क्या करती है, रिएक्ट, ठीक है। तो ये एसिड से रिएक्ट नहीं करेगी, लेकिन बेस से क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। तो दिस इज द फ्लो। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि आपके पास है एल्यूमिनियम एंड इट रिएक्ट्स विद HNO3 एंड आगे रिएक्शन होता ही नहीं, आगे रिएक्शन होता ही नहीं। एल्यूमिनियम है आपके पास, HNO3 से रिएक्शन कर रहा है, लेकिन रिएक्शन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है बेटा, ऐसा होता है कि आप यहां पर बन जाता है Al2O3, और कौन सा Al2O3 बन जाता है, गामा वाला। कौन सा Al2O3 बन जाता है, गामा वाला। अब होता क्या, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पास एक ब्लॉक है, आपके पास एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पे आपने HNO3 डाला। जब आपने इस पे HNO3 डाला तो इसके सरफेस पे बन गया Al2O3। इसके सरफेस पे क्या बन गया बेटा, Al2O3। और ये जो Al2O3 है, ये आगे उसको रिएक्ट करने नहीं दे रहा, और अगर आगे रिएक्ट करने दे रहा तो रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जाएगा। इस मींस पार्शियली रिएक्ट करता है, लेकिन कंप्लीट रिएक्ट नहीं करता। और इसी टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं केमिकल पैसिविटी। क्या बोलते हैं हम इसको, केमिकल पैसिविटी। इसी टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं हम केमिकल पैसिविटी, है ना। तो केमिकल पैसिविटी शो करता है कि एल्यूमिनियम HNO3 के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन उसके सिर्फ सरफेस पे रिएक्ट होता है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं होता, एंड दैट इज नोन एज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड। ऑक्साइड जो बनेगा वो अल्फा वाला, गामा वाला बनेगा, ठीक है ना, और इसी वजह से वो एसिड के साथ आगे रिएक्ट नहीं करेगा। अब केमिकल पैसिविटी और कौन कौन दिखाता है, केमिकल पैसिविटी दिखाते हैं ये सब केमिकल पैसिविटी दिखाते हैं, है ना। ये सब के सब क्या दिखाते हैं, केमिकल पैसिविटी। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, बेरिलियम एंड सिलिकॉन, ये सब के सब क्या दिखाते हैं, केमिकल पैसिविटी दिखाते हैं। मतलब इनके चारों तरफ एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और उस ऑक्साइड की लेयर की वजह से ये क्या करते हैं, ये रिएक्ट आगे नहीं करते, ठीक है ना। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि दीज ऑल द एलिमेंट्स फॉर्म chemical passivity are chemically passive because they do not react with HNO3 or the acid. Why do they do not react with HNO3? Because they form a oxide layering around themselves, and therefore the reaction becomes null and void, or it is not taken to completion. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। These are chemically passive elements. ये कौन से passive elements है, chemically passive elements। कभी कभी पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ये पूछ लेता है कभी कभी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे हैं केमिकली पैसिव एलिमेंट्स। सारे के सारे क्या हैं, ये केमिकली पैसिव एलिमेंट्स। और कभी कभी वो इस बारे में पूछ लेगा कि आउट ऑफ फॉलोइंग व्हिच वन इज केमिकली पैसिव टू HNO3 या एन एसिड। तो याद रखना ये सारे के सारे के लिए क्या है, वो केमिकली पैसिव होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे केमिकली पैसिव है, व्हिच मींस ये रिएक्शन कंप्लीशन तक नहीं जाती। क्यों रिएक्शन कंप्लीशन नहीं जाती, बिकॉज उनके चारों तरफ क्या बन जाती है, ऑक्साइड की लेयरिंग बन जाती है, जिसकी वजह से रिएक्शन जाती है स्टॉप।
ठीक है, तो ये बात होगी आपकी एल्यूमिनियम ऑक्साइड के किसके बारे में, स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस के बारे में, कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की डिफरेंट तरह से रिएक्टिविटी दिखाता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज होता है। ठीक है, ये हो गई स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएट के बारे में। अब आती है बात कि स्ट्रक्चर होगी, बट इंप्योरिटी जब ये पाया जाता है ना हमारे सरफेस, अर्थ सरफेस पे या अर्थ के क्रस्ट में, तो आपको किस फॉर्म में पाया जाता है, तो दो तरीके से पाया जाता है Al2O3। ठीक है, एक होता है रेड बॉक्साइड, इसका और है रेड बॉक्साइड, ठीक है, और एक है व्हाइट बॉक्साइड, एक है आपके पास व्हाइट बॉक्साइड। तो दो फॉर्म में पाया जाता है, रेड बॉक्साइड एंड व्हाइट बॉक्साइड। अब रेड बॉक्साइड जो है उसमें आपके पास क्या होगा, Fe2O3 एज एन इंप्योरिटी होगी। Fe2O3 कैसे होगी, एज एन इंप्योरिटी, तो उसकी वजह से वो रेड कलर आता है। तो रेड बॉक्साइड में इंप्योरिटी होती है आपके पास Fe2O3, लेकिन जो व्हाइट बॉक्साइड है उसमें इंप्योरिटी होती है SiO2, उसमें इंप्योरिटी है आपके पास SiO2। तो ये चीज याद रखिएगा कि रेड बॉक्साइड में इंप्योरिटी है Fe2O3 एंड व्हाइट बॉक्साइड में इंप्योरिटी है SiO2। ये दो डिफरेंट इंप्योरिटीज हैं एंड इनके बेसिस पे हम Al2O3 को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा बॉक्साइड हम यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कलर, डिपेंडिंग अपॉन द इंप्योरिटीज, राइट। ये हो गया आपका Al2O3। अब Al2O3 में आपके पास इंप्योरिटीज हैं और आपको प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3 चाहिए, राइट। अब क्या चाहिए, प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3। अगर आपको प्योर फॉर्म ऑफ Al2O3 चाहिए तो दो मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। पहला मेथड इज सरपेक्स मेथड, पहला मेथड इज सरपेक्स मेथड, ठीक है। आप सरपेक्स मेथड का यूज करोगे। अब सरपेक्स मेथड क्या है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्या करेंगे, हम रिएक्ट कराएंगे Al2O3 का विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, है ना। Al2O3 का क्या रिएक्शन करेंगे, नाइट्रोजन के साथ। जब ये रिएक्शन होगा तो ये बनेगा एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस NO2, ठीक है। तो जो बाकी इंप्योरिटीज होंगी वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। अगर नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी तो वो उसी फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगी। लेकिन Aln क्या करेगा, एल्यूमिनियम क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा और वो अलग हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो रिएक्ट करके अलग हो गया, लेकिन बाकी सारी इंप्योरिटीज क्या होगी, उसी फॉर्म में पड़ी हुई। अब Aln से हमें वापस Al2O3 बनाना है, क्योंकि हमने तो इंप्योरिटीज हटाने के लिए बनाया ना, हमें ये कंपाउंड नहीं चाहिए, हमें वापस क्या चाहिए, Al2O3। तो हम क्या करेंगे, Aln में डालेंगे पानी, Aln में डालेंगे पानी। और इसका हमने रिएक्शन पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि किसी भी आइड में अगर पानी डाल दो तो बन जाता है हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्राइड, है ना। ये तो हमने पढ़ा है कि किसी भी आइड में अगर पानी डाल दो क्या बन जाता है, हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्राइड। तो यहां पर हम बनाते हैं AlOH होल थ्राइस प्लस NH3, क्या बन जाता है, AlOH होल थ्राइस प्लस NH3, राइट। आपको मिल गया AlOH होल थ्राइस प्लस NH3। अब ये NH3 को हम कई जगह यूज कर सकते हैं, अमोनिया कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज, तो उसको यूजफुल हो गया ये, क्योंकि हमने इससे अमोनिया ही बना दिया। दूसरा, AlOH से हमें वापस ये कन्वर्ट करना है, तो AlOH से वापस कन्वर्ट करने के लिए क्या है, इसको हीट कर दो और इसमें से वाटर इवेपोरेट कर दो। जब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो खुद में मिल जाएगा Al2O3। तो दिस इज अ मेथड व्हिच इज यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज लाइक SiO2। SiO2 जैसी इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम सरपेक्स मेथड का यूज करते हैं, या व्हाइट बॉक्साइड से हमें Al2O3 प्योरीफाई करना है तो हम सरपेक्स मेथड का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि सरपेक्स मेथड नाइट्रोजन का यूज करता है और नाइट्रोजन SiO2 के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये सिर्फ Al2O3 के साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्राइड बनाएगा, नाइट्राइड को हम पानी में डाल के वापस Al2O3 बना देंगे और बीच सारे के सारे प्रोसेस में हम सारी इंप्योरिटीज या SiO2 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मेथड्स। सेकेंड मेथड आपके पास इसमें आता है, सरपेक्स मेथड के पास, सरपेक्स मेथड के बाद आपके पास मेथड आता है इसमें बेयर्स मेथड, ठीक है। बेयर्स मेथड आपके पास मेथड आता है। बेयर्स मेथड में क्या होता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि बेयर मेथड में हम यूज करते हैं NaOH। अब यहां से दिमाग लगाओ, थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करना और ये सोचने की कोशिश करना कि क्यों मैंने NaOH या ये रिएक्शन होता है ना, इसमें इंप्योरिटीज कौन सी होती है, Fe2 होती है। इसको रेड बॉक्साइड को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि व्हाइट बॉक्साइड को। क्यों ऐसा होता है, ये तो थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को और सोचो इस बारे में, है ना, कि क्यों ऐसा होता है कि रेड बॉक्साइड को यूज करने के लिए मैं ये वाला मेथड यूज करता हूं और व्हाइट बॉक्साइड को प्यूरिफाई करने के लिए मैं वो वाला मेथड यूज करता हूं। क्यों ऐसा होता है, ऐसा बेटा इसलिए होता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके सोचो, अब मैं आपको रीजन बताता हूं। ऐसा इसलिए होता है कि आप ध्यान से देखिए कि हम इसमें कौन सा रीजन यूज कर रहे हैं, NaOH। अब NaOH इज अ बेस,
ठीक है, ये बेस से तो रिएक्ट नहीं करेगा। अब मेटल है, मेटल का ऑक्साइड इज बेसिक, ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि ये एम्फोटेरिक है तो NaOH से तो रिएक्ट कर सकता है, लेकिन इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब मैं SiO2 एज एन इंप्योरिटी लूं तो SiO2 क्या हो जाएगा, एसिड। अगर SiO2 एसिड हो गया, NaOH बेस हो गया, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो Al2O3 भी रिएक्ट कर रहा है, SiO2 भी रिएक्ट कर रहा है, और वहां से SiO2 को रिमूव करना क्या हो जाएगा, मुश्किल। इस वजह से जब भी मेरे पास बेसिक इंप्योरिटीज होंगी तो मैं NaOH का यूज करूंगा, क्योंकि बेसिक इंप्योरिटीज विल नॉट रिएक्ट विद NaOH एंड Al2 सब तो NaOH आराम से रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन जब मेरे पास एसिडिक इंप्योरिटीज होगी तो मैं सरपेक्स मेथड का यूज करूंगा, क्योंकि सरपेक्स मेथड में मैं N2 यूज करता हूं, और N2 SiO2 या किसी भी एसिडिक इंप्योरिटी से रिएक्ट नहीं करता। ये बात समझ आती कि नहीं आती? इस वजह से मैंने यहां पर रेड ऑक्साइड के रिमूवल के लिए मैंने क्या यूज किया, NaOH। अभी रिएक्शन करेगा, ये बना देता है कॉम्प्लेक्स NaAlO2, एक सॉल्ट बना देगा, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है ना, Al+3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ये सॉल्ट बना दिया। अब इस सॉल्ट में क्या करेंगे, अब देखो इस सॉल्ट में ना ये हम इतना ज्यादा बेसिक कर दिया है कि ये सॉल्ट में ही सॉल्ट बन गया। अब अगर मेरे को सॉल्ट से वापस बेस बनाना है, सॉल्ट से वापस बेस बनाना है, तो मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, एसिड ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहां पर एसिड ऐड करता हूं, ठीक है, यहां पर क्या ऐड करता हूं, एसिड। एसिड की वजह से क्या होगा कि इसमें HOH बेस की क्वांटिटी कम होगी, और जब बेस की क्वांटिटी कम होगी तो ये बना देगा AlOH होल थ्राइस। क्या बना देगा, AlOH होल थ्राइस, सिंपल कॉम्प्लेक्स एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो क्योंकि मेरे को बेस की क्वांटिटी कम करनी थी ताकि मैं एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बना सकूं, इस वजह से मैंने क्या ऐड किया, इस वजह से मैंने ऐड किया एसिड। अब ये एसिड क्या करेगा, जब ये बन गया, इसको मैं हीट कर दूंगा, मेरे को क्या मिल जाएगा, Al2O3। मेरे को वापस क्या मिल गया, Al2O3। मैंने वहीं से शुरुआत की थी, जहां से शुरुआत करी वहां पर वापस आ गया, लेकिन बीच वाले प्रोसेस में पूरा क्या किया मैंने, इंप्योरिटीज को हटा दिया। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंप्योरिटीज अगर हटानी है तो दो मेथड यूज करते हैं, सरपेक्स मेथड एंड बेयर्स मेथड। बेयर्स मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन यू हैव बेसिक इंप्योरिटीज, सरपेक्स मेथड इज यूज्ड व्हेन यू हैव एसिडिक इंप्योरिटीज। सरपेक्स मेथड वैसे जनरली भी आप यूज कर सकते हो, बट व्हेन यू हैव एसिडिक इंप्योरिटीज ट्राई करें सरपेक्स मेथड यूज करने की, व्हेन यू हैव बेसिक इंप्योरिटीज ट्राई करें बेयर्स मेथड यूज करने की। ये बात समझ आती है ना? तो दिस इज हाउ यू रिमूव इंप्योरिटीज, ठीक है, फ्रॉम Al2O3। अब Al2O3 की बात हो गई, जो नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे हम एल्यूमिनियम की, वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, सेकेंड कंपाउंड हमारे पास वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करेंगे, हाँ, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसकी बात करेंगे कि AlCl3 कैसा बिहेवियर दिखाता है, कैसे रिएक्टिविटी दिखाता है। अब AlCl3 पहले बनाने का तरीका समझते हैं, है ना, कि बनता कैसे। तो AlCl3 बनाने का तरीका देखिए, ठीक। चलिए, ये स्ट्रक्चर है आपका जिसके थ्रू आप एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाते हैं। होता क्या है कि आप MnO2 लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जब आप लैब में AlCl3 बनाते हैं तो आपके पास एल्यूमिनियम क्लोराइड डायरेक्टली प्रेजेंट नहीं होता। दूसरी चीज, आपके पास क्लोरीन गैस भी अवेलेबल नहीं होती। तो बेसिक रिएक्शन तो वैसे एल्यूमिनियम कैसा होता है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद Cl2 गिव्स अस AlCl3, बट क्योंकि लैब में हमारे पास Cl2 गैस अवेलेबल नहीं है तो मेरे को Cl2 गैस इन situ या ड्यूरिंग द प्रोसेस ही बनानी पड़ती है। तो मैं क्या करता हूं, HCl को डालता हूं MnO2 में। अब जब HCl
MnO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो MnO2 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 कैसे एक्ट करेगा? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या कर देगा? Cl2 गैस बना देगा, साथ में MnCl2 बना देगा, साथ में H2 बना देगा, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से बना देगा कि आपके पास Cl2 गैस प्लस MnCl2 प्लस H2, है ना। आपके ऐसे कंपाउंड बन जाएगा। अब जब ये रिएक्शन हुआ, ठीक है, रिएक्शन हुआ तो यहां पर Cl2 गैस बनी। अब Cl2 में H2 की प्रेजेंस जरूर होगी क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स पर अमाउंट प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होगा? वाटर का थोड़ा बहुत अमाउंट प्रेजेंट होगा, तो उसको हम पास करते हैं प्यूमाइड स्टोन के थ्रू। किसके थ्रू पास करते हैं हम? प्यूमाइड स्टोन के थ्रू। क्यों? क्योंकि प्यूमाइड स्टोन में हमने डिप किया, प्यूमाइड स्टोन को हमने डिप किया है कंसंट्रेटेड H2SO4 में। अब कंसंट्रेटेड H2SO4 की अगेन तीन प्रॉपर्टीज होती है जिसके बारे में बात मैंने कही थी आपसे कि H2SO4 कैन एक्ट एज एन एसिड व्हेन इट इज डाइल्यूट, H2SO4 can act as an oxidizing agent when it is concentrated and also act as कैसे dehydrating agent when you have water molecule present in it। तो जब Cl2 इसके थ्रू पास हो रही होगी तो यहां पर Cl2 साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, तो वो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? अब्सॉर्ब कर लेगा और Cl2 को ड्राई Cl2 को पास कर देगा। इस ड्राई Cl2 को हम एल्यूमिनियम से रिएक्ट कराएंगे और एल्यूमिनियम से रिएक्ट करके क्या बना देगा? AlCl3, जिसको हम यहां पर जाके क्या कर देंगे? कूल कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज अ मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ AlCl3 इन लैब। इस मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं? AlCl3 को प्रिपेयर करते हैं। द रिएक्शंस आर सिंपल कि हम पहले HCl का MnO2 से रिएक्ट कराएंगे, Cl2 बनाएंगे और उस Cl2 को मैं एल्यूमिनियम से रिएक्ट करा दूंगा और क्या बना दूंगा? AlCl3 बना दूंगा, ठीक है। दिस विल बी मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ AlCl3, ठीक है। चलिए, ये होगी AlCl3 की बात। अब AlCl3 की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो AlCl3 की पहली प्रॉपर्टी है इट इज अ लुईस एसिड। कैसा है? लुईस एसिड है, क्योंकि इसमें एक एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, तो दिस बिहेव्स एज लुईस एसिड। आल्सो इट कैन एक्ट एज डाइमर, डाइमर की फॉर्म में भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। और थर्ड पॉलीमराइज भी हो सकता है, डाइमर की फॉर्म में एक्ट कर सकता है, सॉरी, तो डाइमर की फॉर्म में एक्ट कर सकता है और पॉलीमराइज भी हो सकता है। तो इसका डाइमेरिक स्ट्रक्चर हम देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम डायमेरिक स्ट्रक्चर की देखने की, लुईस एसिडिक कैरेक्टर आपको पता चला, डायमेरिक कैरेक्टर आपको पता चला। डायमेरिक का फॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है? डायमेरिक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। दिस इज डायमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3, है ना। डायमेरिक स्ट्रक्चर AlCl3 का है, ठीक है। अब इसमें आपको देखना है कि इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स कितने हैं? इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बेटा है ही नहीं। जब आप 3 सेंटर को देखते हो तो दिस इज द 3 सेंटर, है ना, या इधर दिस इज द 3 सेंटर, है ना। ये 3 सेंटर है ना। अब जब 3 सेंटर की बात करते हो ध्यान देखना कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यहां पर इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया, तो यहां पर ओवरऑल 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन वाले क्या हो जाएंगे? 0। जब 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है, कितना हो जाएगा बेटा? वो 2। और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सबको पता ही है कितने होंगे? 4, ठीक है। तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। बहुत जगह यूज किया जाता है, फिल्टर ऑफ एसाइलेशन, फिल्टर ऑफ एल्काइलेशन। लुईस एसिडिक है, इसमें फिल्टर ऑफ एसाइलेशन एल्काइलेशन में ये बहुत बार यूज किया जाता है। इस रिएजेंट को ध्यान रखना, यूजुअली जब भी ये रिएजेंट किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में पूछा जाए तो वो फिल्टर ऑफ एसाइलेशन और एल्काइलेशन की बात कर रहा होगा, क्योंकि लुईस एसिडिक है और एसाइलेशन एल्काइलेशन की बात किया जाएगा। कभी कभी वो डायमेरिक फॉर्म में भी दे देगा, इसको AlCl3 की फॉर्म में दे देगा, ठीक है, Al2Cl6 की फॉर्म में दे देगा, तो डिपेंडिंग अपॉन कैसा देता है। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी कि AlCl3 या Al2Cl6 कैसे भी दे, इट इज अ लुईस एसिड, पहला चीज। दूसरी चीज, इट इज यूज्ड इन फिल्टर ऑफ एसाइलेशन एंड एल्काइलेशन। तो अभी भी आता है, सीधा फिल्टर ऑफ एल्काइलेशन आप लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड के बारे में ये बात हो गई। चलिए लास्ट पार्ट करते हैं इसमें, ठीक है ना। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट पे आ गए हम। लास्ट पार्ट इसका एलम्स, ठीक है। एलम्स की बात करते हैं, ठीक है ना। व्हाट आर एलम्स? दक्षिणा एलम्स नहीं बेटा, एलम्स की बात कर रहा हूं। ये एलम्स दूसरे एलम्स है। क्या एलम्स है? व्हाट आर एलम्स? एलम्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एलम्स आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड यूज्ड फॉर टैनिंग। टैनिंग के लिए कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड को यूज करते हैं, उनको एलम्स बोलते हैं। ये स्पेसिफिकली सल्फेट्स होते हैं। क्या होते हैं? सल्फेट्स होते हैं, ठीक है ना। सल्फेट्स ऑफ मेटल्स, सल्फेट्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है। सल्फेट्स है, ठीक है, विद हाइड्रेटेड वाटर अटैच्ड टू इट। तो उसका जनरल फॉर्मूला जो होता है एलम्स का, वो क्या होता है? जनरल फॉर्मूला होता है आपके पास A2SO4, ठीक है, डॉट Z2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। This is the general formula of alums, जहां पर this has +1 oxidation state,
दिस हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड देन 24H2। तो आपको जो एलम बनाओगे तो एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, एक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, क्या है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और सल्फेट्स हैं, ठीक है, व्हिच आर यूज्ड फॉर टैनिंग। टैनिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है एलम्स को। ठीक है, हम इसमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया लिख लेते हैं कि कौन कौन से मेटल्स हम इसमें लिख सकते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से मेटल इसमें आ सकते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन से मेटल, अगर A+ की बात करें, A+ कौन कौन सा हो सकता है और Z+, Z3+ कौन कौन सा हो सकता है। ठीक है, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो A+ कौन कौन सा हो सकते हैं, जनरल जो है आपके पास सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, NH4+, ये सब A+ में आ सकते हैं। ठीक है, और Z3+ में Cr3+, Ga3+, Al3+, Fe3+, CO3+, ये सब किस में आ सकते हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकते हैं। ठीक है, तो A+ में कौन होंगे, ये 4 5 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, और +3 में ये जनरली ये सब आ सकते हैं। याद रखिएगा, इसमें लिथियम नहीं आ सकता। A कैन नेवर बी लिथियम प्लस, लिथियम प्लस कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एलम्स की खास बात है कि हर एक मेटल के ऊपर, हर एक मेटल के चारों तरफ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, और लिथियम का साइज इतना छोटा है कि उसके चारों तरफ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं हो सकते। इस वजह से लिथियम कभी भी एलम नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं हो सकते। मतलब सिंगल लेयर में, मल्टीपल लेयर में तो लिथियम के चारों तरफ बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं, लेकिन सिंगल लेयर में 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं हो सकते। इस वजह से ये कभी भी एलम नहीं बना सकता। बाकी आप साइज के हिसाब से एंड चार्ज के हिसाब से एलम बना सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अ जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला हम थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। अगर जनरल फार्मूला में सिंपलीफाई करूं तो आई कैन राइट इट एज AZ_SO4 दिस कैन बी द जनरल फार्मूला। मैंने सबको 2 से डिवाइड कर दिया, तो A कितना था, A 2 थे तो मैंने 1 लिख दिया, Z कितना था, 2 थे तो मैंने 1 लिख दिया, SO4 कितना था, 4 थे तो मैंने 2 लिख दिया, और 24H2 को डिवाइड कर दिया। तो दिस कैन आल्सो बी द जनरल फार्मूला, दिस कैन आल्सो बी जनरल फार्मूला। कभी-कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि किस रेशियो में, तो 1:1:2, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल पूछेंगे 1:1:12, ठीक है, इस तरह से आपसे पूछेंगे। और ये एलम्स के ये मेटल हैं जो एलम्स बना सकते हैं। ठीक है बेटा, दिस इज इट जो हमारा बोरॉन फैमिली का था। आज बोरॉन फैमिली खत्म होता है ना। इसमें ध्यान रखिएगा कि बोरॉन फैमिली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, स्पेसिफिकली बोरैक्स के रिएक्शंस, स्पेसिफिकली डाइबोरेन के रिएक्शंस, स्पेसिफिकली हमने जो एटॉमिक साइज के बारे में बात करी थी और आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करी थी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। बार बार पूछे गए हैं, तो इनको आपको दोबारा अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन रिपीट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, डाउट्स क्लियर रखने पड़ेंगे, शीट सॉल्व करनी पड़ेंगी, एंड पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो बोरॉन फैमिली बहुत आसानी से हो जाएगी। होपफुली आपको लेक्चर के दौरान ही ये रिएक्शंस याद हो गए हो, ताकि आपको बाद में याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक में बहुत ही कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो उन कॉन्सेप्ट्स को आपको संभाल के रखना पड़ेगा, अपने दिल से लगा के रखना पड़ेगा, तभी आपके लिए इनऑर्गेनिक आसान होगी। ठीक है, तो मेरा एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको इनऑर्गेनिक पढ़नी है, डेली के 30 मिनट्स इनऑर्गेनिक को दे दीजिए। ठीक है ना, और ये चीज मान के चलिए कि अगर आप डेली के 30 मिनट्स इनऑर्गेनिक को देते हैं तो आप आसानी से कोई भी पेपर सॉल्व कर सकते हैं। उसमें आसानी से अगर 80 to 90% सिर्फ इनऑर्गेनिक में आप ला सकते हैं। ठीक है, तो डेली के 30 मिनट्स फॉर इनऑर्गेनिक आप किसी भी टाइम दें, लेकिन जरूर दें। ठीक है, और हर रोज उसको रिवाइज करें, उससे आपको बहुत फायदा होगा, आपके नंबर में भी इंक्रीमेंट आएगा। और इनऑर्गेनिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा बेटा कि इनऑर्गेनिक में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आता है तो आता है, और नहीं आता तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा इनऑर्गेनिक फोकस कीजिए, थोड़ा सा 30 मिनट्स डेली का दीजिए, और आपके लिए पेपर आसान हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द लेक्चर।